बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक विभाग के ओर से मैं संगीता सावे आप सभी मान्यवर गुरुजन तथा प्रिय विद्यार्थी मित्रों का सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज हम एएलपी शिक्षा के अंतर्गत सव्यय तथा अव्यय के विषय में फिर से दोहराव करेंगे। एएलपी शिक्षा के अंतर्गत हमने अब तक समुच्चारित शब्द पर भिन्नार्थ विराम चिन्हों की जानकारी ली। इन सभी का दोहराव हमें 9वीं तथा 10वीं कक्षा में भी उपयुक्त होगा। हमारा लेखन, संभाषण, वाचन तथा कथन इन सभी में वृद्धि होगी। इसलिए बार बार यह पाठ आपको YouTube BMC EDU 9th चैनल पर हिंदी में जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चले सव्यय तथा अव्यय की ओर। शब्द वर्णों के सार्थक समूह शब्द कहलाते हैं। शब्दों के भेद है यानी प्रकार कौन कौन से हैं? विकारी शब्द, जिन शब्दों के स्वरूप में लिंग, वचन, क्रिया और कारक के अनुसार परिवर्तन यानी विकार, विकार का मतलब क्या है? परिवर्तन, बदलाव आता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। हमें परिभाषा नहीं पूछते यानी व्याख्या पूछते नहीं है। व्याख्या के लिए हिंदी शब्द क्या है? परिभाषा। लेकिन हमें मालूम होना जरूरी है कि विकारी शब्द किसे कहते हैं? कि लिंग यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन, क्रिया यानी मराठी में क्रिया, क्रियापद कहते हैं, और कारक ने को, से, को जैसे लगते हैं, तो उसमें जो परिवर्तन आता है, विकार आता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इन्हें सव्यय भी कहते हैं, यानी विकारी शब्दों का नाम ही सव्यय है। आप कहेंगे सव्यय यानी क्या? तो विकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत क्या क्या आता है? संज्ञा, संज्ञा यानी क्या? मराठी में नाम कहते हैं, अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। तो संज्ञा क्या है? तो व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, किसी पेड़ पौधे का नाम है, हमें नाम दिया जाता है, उसे संज्ञा कहते हैं। अभी लड़का, ये भी संज्ञा हुआ, लड़के को नाम दिया, वो भी संज्ञा हो गया। तो संज्ञा के अलग अलग प्रकार है, लेकिन हमें प्रकार नहीं देखने हैं, हमें संज्ञा क्या है वो पता होना चाहिए। सर्वनाम, संज्ञा के बदले यानी जिसे हम प्रयुक्त करते हैं, वह लड़का जा रहा है, वह यानी क्या है? सर्वनाम। लड़के के बदले यानी उसका नाम मुझे पता नहीं, वह जा रहा है, उसने किया, ऐसे हम जब कहते हैं वो सर्वनाम है। विशेषण, वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्रिया, मराठी में क्रियापद लिखते हैं, हिंदी में क्रिया। क्रिया यानी अंतिम जो शब्द होता है वाक्य पूर्ण करने के लिए जो हम करते हैं। अभी मैं बोल रही हूँ तो ये बोलने की क्रिया है, चल रहे हैं तो चलने की क्रिया है, दौड़ते हैं तो दौड़ने की क्रिया है, उसे क्रिया कहते हैं। बाद में विकारी शब्द के बाद अविकारी शब्द आता है, जिनके मूल रूप में लिंग, वचन, काल और कारक के प्रभाव से कोई बदल नहीं आता। यहाँ विकारी में बदलाव आता है। लड़की जाती है, तो यहाँ पर लिंग लड़की है यानी स्त्रीलिंग होने के कारण बदलाव आता है, जाती है। अगर वहां पर लड़का, लड़का जाता है, जाती है, जाता है, ये क्या हुआ? बदलाव हो गया। इसलिए विकारी शब्द में बदलाव आते हैं, लेकिन अविकारी शब्द है, उसमें लिंग, वचन और काल और कारक के प्रभाव से कोई बदल नहीं आता, इन्हें अव्यय कहते हैं, यानी उसे अविकारी शब्द भी कहते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के हैं। एक क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा संबंध बोधक या संबंध सूचक भी कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। हमें देखना है कि विकारी में 4 आते हैं, अविकारी में 4 आते हैं, यानी सव्यय में 4, अव्यय में 4। अभी ये 4 जो है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 1 अंक के लिए कृति पत्रिका में पूछा जाता है। हमें 9वीं में भी है, 10वीं में भी है। अविकारी शब्द यानी अव्यय, ये भी 4 है, इसके बारे में भी 1 अंक का आता है। वो कैसे आता है, कैसे पूछा जाता है, ये हमने 5वीं से लेकर पढ़ा है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये 5वीं से लेकर अब तक पढ़ रहे हैं, और आगे जाके व्याकरण जब तक है तब तक हमें पढ़ना ही है और हमें ध्यान रखना है। तो अच्छी तरह से ध्यान रखो कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया,
इसे विकारी कहते हैं, बदलाव आता है। और ये जो 4 अव्यय है इसमें बदलाव नहीं आते, इसलिए इसे अविकारी शब्द कहते हैं। अभी आपके सामने क्या है? संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, ज्ञान, गुण, भाव आदि के नाम का ज्ञान होता है। जैसे मैंने कहा कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति का नाम है, यानी व्यक्ति है, वस्तु है, जगह है। सबके लिए अगर मैंने कहा आपको लड़का जा रहा है तो आपको पेड़ नहीं जाता हुआ दिखेगा। लड़का यानी हमारे मन में लड़का यानी कौन है ये समझ में आता है, वो संज्ञा है। अभी हमारे सामने संज्ञा के भेद दिए हुए हैं। तो संज्ञा के भेद कितने हैं? 5। हमें भेद पूछते नहीं, लेकिन हमें पता होना जरूरी है। संज्ञा के भेद, एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है। यानी राम बहुत अच्छा लड़का है, तो राम ये व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक होगा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या? लड़का, ये पूरे लड़के का जाति का नाम है। यानी लड़का बोलेगा तो बहुत सारे लड़के आ गए, लड़के, तो ये जाति है। लेकिन वो लड़के में से किसी एक लड़के का नाम अगर दिया तो वह व्यक्तिवाचक है। वहां बहुत सारे लड़के हैं, ये जातिवाचक है, लड़का जातिवाचक है। लेकिन वहां पर राहुल है, तो राहुल ये नाम दिया है, तो व्यक्तिवाचक है। भाववाचक, भाव जो होते हैं हमारे मन में वो अलग अलग इसमें से प्रकट होते हैं, वो भाववाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा, परिमाण वगैरह जो होते हैं, किलो वगैरह, वो हिसाब से कुछ चीजें हैं हम परिमाण के आधार पर रखते हैं, कुछ लीटर, किलो वगैरह हिसाब से, वैसे है। द्रव्यवाचक संज्ञा, हमें संज्ञा के भेद पूछे नहीं जाते, लेकिन पता होना जरूरी है। और 5वां है समूहवाचक संज्ञा, यानी एकत्रित जब होता है, सैनिकों का दल जा रहा था, तो सैनिकों का दल, दल यानी एकत्रित, फूलों का गुच्छा, गुच्छा यानी एकत्रित, समूह। इस तरह से संज्ञा के 5 भेद है। और संज्ञा यानी व्यक्ति, वस्तु, यानी कोई भी प्राणी, इनके जो गुण वगैरह जो होते हैं, उस नाम का ज्ञान होता है। कि हमें यहाँ पर आपके सामने लड़के का चित्र है, कुत्ते का चित्र है, या फिर किसी बॉल का चित्र है, तो ये जो है बॉल के है तो हमें बैट नहीं याद आती है, तो बॉल ही हमारे सामने नजर आता है। तो ऐसे हमारे आंखों के सामने वो वस्तु आ जाती है, वो संज्ञा है। अब दूसरा हम देखेंगे, दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम यानी क्या? वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले में होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले, अभी मैंने कहा किसी व्यक्ति का नाम, राम पाठशाला जा रहा है, अभी व्यक्ति का नाम मैंने दिया है, लेकिन राम के बदले वह पाठशाला जा रहा है, तो वह ये क्या है? सर्वनाम है। व्यक्ति के बदले, यानी संज्ञा के बदले, व्यक्ति के बदले नहीं, संज्ञा के बदले हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं। अभी मैं यहाँ आपसे बात कर रही हूँ, मैं ये क्या है? सर्वनाम। ये प्रथम पुरुष, अपने बारे में जब कहते हैं तब प्रथम पुरुष। तुम सुन रहे हो तो तुम ये क्या है? सर्वनाम है, ये द्वितीय पुरुष। और वह सुन रहा है, हम दोनों के बीच में नहीं है, लेकिन वह सुन रहा है, वो तृतीय पुरुष। तो ये सर्वनाम है। तो सर्वनाम यानी क्या? यह, वह, उसने, मैं, उसका वगैरह जो है वो सर्वनाम कहलाता है। अभी सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं? जैसे हमने संज्ञा के भेद देखे, वैसे सर्वनाम के भेद भी है, और ये भी पूछे नहीं जाते, लेकिन हमें पता होना जरूरी है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा नहीं पूछते, लेकिन सर्वनाम के कितने भेद है? 6 भेद है। कौन कौन से है? ये 5वीं से लेकर अब तक हमने पढ़े हैं। हमें जब अभी 9वीं और 10वीं के कक्षा में कृति पत्रिका में जब सवाल पूछा जाएगा, तभी ये भेद नहीं लिखने, सिर्फ वो सर्वनाम है, संज्ञा है, वही बतलाना है। ये सर्वनाम का यह भेद है, ऐसे नहीं बताना है। तो हमें ये सर्वनाम क्या है ये भी पता होना जरूरी है। तीसरा है हमारे सामने विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। मैंने कहा कि संज्ञा क्या होता है?
और संज्ञा के बारे में, यानी संज्ञा के बदले हम इस्तेमाल करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। लेकिन संज्ञा या सर्वनाम है उसके बारे में विशेष जानकारी जो शब्द देते हैं, उसके गुण बताते हैं, दोष बताते हैं, रूप बताते हैं, आकार बताते हैं, कौन कितनी संख्या है आदि का बोध कराते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। फूल सुंदर है, फूल ये क्या है? संज्ञा है। फूल कैसा है? सुंदर है, यानी उसका गुण बताया है, सुंदरता बताया है, विशेष बताया है। तो विशेषण यानी क्या? उस संज्ञा के बारे में या सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। आपके सामने एक लोगो है, उसने चश्मा पहना हुआ है, गॉगल पहना हुआ है, तो ये लोगो यानी काला गॉगल है, तो काला ये क्या हुआ? विशेषण है। मुस्कुराता हुआ लोगो है, तो मुस्कुराता ये क्या है? उसका भाव है, यानी ये भी विशेषण है। अभी ये विशेषण के भेद कौन कौन से हैं? 4 भेद है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ऐसे 4 प्रकार है, उसके भेद है। मैंने फिर भी कहती हूँ, विशेषण क्या है ये आपको समझ में आया, काफी है। विशेषण के भेद आपको पूछे नहीं जाने वाले हैं, आपको सिर्फ विशेषण है, सर्वनाम है या संज्ञा है, इतना ही कहना है, ये ध्यान में रखो। आगे चलकर हम देखेंगे कि क्रिया, क्रिया यानी मराठी में क्रियापद कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने का या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया, क्रिया यानी मराठी में क्रियापद। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर आपको देखा है कि दौड़ते हुए दिखाई दे रहे, दौड़ना ये क्या है? क्रिया। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये बोलने की क्रिया है। आपकी कौन सी क्रिया चल रही है? सुनने की क्रिया है। हम बैठे हुए हैं, ये बैठने की क्रिया है। कोई खड़े रहकर सुन रहे हैं तो खड़े रहने की क्रिया है। वाक्य को जो पूर्ण करता है वो क्रिया कहलाता है। और हमें ये विकारी जो शब्द है उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों के बारे में हमें सिर्फ लिखना है। इसमें विकारी, सव्यय और अव्यय में अव्यय आते हैं। सव्यय और अव्यय ध्यान में रखो। अव्यय में अव्यय आते हैं जिसके अंत में अव्यय ये शब्द लगता है। क्रिया विशेषण अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय, ये अव्यय है। लेकिन सव्यय में सिर्फ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आती है। और ये क्रिया के भी हमारे भेद है। क्रिया के भेद कौन कौन से हैं? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ये 2 क्रिया के भेद है। तो क्रिया है ना, आपको समझ में आया, जो हमारी क्रिया चल रही है उसे क्रिया कहते हैं। और वाक्य को, यानी वाक्य के अंतिम में आते हैं। हमारे कृति पत्रिका के अंतर्गत हमें सवाल कैसे आता है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब तक हमने क्या देखा? सव्यय। सव्यय में हमने क्या देखा? 4 प्रकार देखे। कौन कौन से है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों आपके मन में, यानी पूरे दिमाग में, यानी ठूस लो और कभी भी भूलना मत। उसके हमें भेद पूछे नहीं जाते, हमें सिर्फ वही ध्यान में रखना है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आता है, सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, विशेषण किसे कहते हैं, उसके अंतर्गत क्या आता है, और क्रिया क्या होती है, क्रिया के अंतर्गत क्या आता है। भेद पूछा नहीं जाएगा। मैं बार बार कहती हूँ, आपको भेद लिखना नहीं है। आप सोचेंगे कि मैंने सिर्फ सर्वनाम लिखा, मैंने भेद नहीं लिखा, तो मेरे अंक जाएंगे क्या? नहीं, आपने सर्वनाम लिखा, आपको पूरा अंक मिलेगा। आपको आपने संज्ञा लिखी, संज्ञा इस शब्द के लिए पूरा अंक मिलेगा। तो आपके, यानी संज्ञा, सर्वनाम, इसमें कोई भी गड़बड़ी ना करें। अब हम देखेंगे कि ये अव्यय क्या है। ये अव्यय क्या है? तो क्रिया विशेषण अव्यय, जैसे मैंने बताया। तो क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? पहला जो है क्रिया विशेषण अव्यय, शब्द के साथ जाओ। क्रिया यानी क्या? जो चल रहा है वो, बोलने की क्रिया, दौड़ने की क्रिया, सुनने की क्रिया, ये क्रिया है। और क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द को, देखो यहाँ परिभाषा, देखो परिभाषा से, शब्द से हमें पता चलता है कि क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ये कहते हैं यानी कैसे है? उदाहरण दिया है, गाड़ी धीरे धीरे चलती है। कैसे चलती है? मैंने क्रिया को सवाल पूछा, कैसे चलती है? तो धीरे धीरे। ये जवाब मिला, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय है।
कछुआ धीरे धीरे चलता है या गाड़ी तेज चलती है। मैंने क्रिया को, चलना ये क्रिया है, ये क्रिया को मैंने सवाल पूछा कैसे चलती है, तो उत्तर में क्या जवाब आया, धीरे धीरे। यही क्रिया विशेषण है। दूसरा उदाहरण आपके सामने है, आज बारिश होगी। बारिश कब होगी, आज होगी। आज, कल, परसों वगैरह ये भी क्रिया विशेषण ही है, ये ध्यान में रखो। कब बारिश होगी, आज बारिश होगी, तो ये आज भी क्रिया विशेषण है। दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। यहाँ पर भी देखो, समुच्चय यानी एकत्रित करना, यानी एक साथ आना, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या, दो शब्द या दो वाक्य जोड़ते समय जिस शब्द का उपयोग करते हैं उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी आपके जानकारी के लिए, यानी सबसे सरल ऐसी मैंने परिभाषा आपके सामने रखी है। दो शब्द यानी राम और श्याम। अभी ये राम और श्याम, ये दो शब्द है, उसे जोड़ने का काम किसने किया है, और ये शब्द ने। और दो वाक्य जोड़ते समय, यानी दो वाक्य जोड़ते हैं, मुझे लगा, ये एक वाक्य होगा कि आप जरूर आओगे। कि ये पहली वाली की, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, समुच्चारित शब्द में और की ये बताया था। तो ये दो वाक्य जोड़ते समय या दो शब्द जोड़ते समय जिस शब्द का उपयोग करते हैं उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अभी इसका भी हम उदाहरण देखेंगे। जैसे मैंने कहा, राम और श्याम दोनों भाई है, तो ये राम और श्याम, ये दोनों का नाम के बीच में और शब्द आया, दो मात्रा वाला, यानी एंड। तो ये दोनों को जोड़ा कौन से शब्द ने है, और ये शब्द ने जोड़ा है। दूसरा उदाहरण आपके सामने है, अजय नहीं बल्कि उसका भाई घर गया है। बल्कि ये शब्द है, तो बल्कि शब्द से वाक्य जोड़ा गया है। अजय नहीं, ये एक छोटा वाक्य है, उसका भाई घर गया है, ये दूसरा वाक्य है। दो वाक्य जोड़ने का काम किसने किया है, बल्कि। तो और आता है, बल्कि आता है, तथा, यद्यपि वगैरह जो है, पहली वाली की आती है, किंतु, परंतु, ऐसे जो शब्द आते हैं ये समुच्चय बोधक अव्यय में आते हैं। दो वाक्य या दो शब्द जोड़ने का जो काम करते हैं उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब तक हमने ये दो अव्यय देखे। एक क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द होते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया वो कैसे पहचाने, क्रिया को सवाल पूछने पर हमें जो जवाब मिलता है वो क्रिया विशेषण है। और यहाँ पर दो शब्द या दो वाक्य जोड़ा जाता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अभी तीसरा जो है आपके सामने, संबंध सूचक अव्यय। इस शब्द से भी हमें पता चलता है कि संबंध यानी रिलेशन, रिलेशन यानी क्या, मराठी में नातं, यानी संबंध सूचक अव्यय। ये संबंध सूचक अव्यय कैसे हम पहचानेंगे, दो वस्तु या दो व्यक्ति, इसका संबंध जिस शब्द के द्वारा दिखाया जाता है, सिर्फ दो वस्तु और दो व्यक्ति में नहीं होता, वस्तु और व्यक्ति के अंतर्गत भी हो सकता है, व्यक्ति और वस्तु, फिर व्यक्ति और जगह के बारे में भी हो सकता है। ऐसे जो शब्द ऐसे है कि उसका संबंध दिखाते हैं, जिस शब्द के द्वारा दिखाया जाता है वो संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। यहाँ मैंने आपको ब्रैकेट में का, की, के, रा, री, रे ऐसे दिया है, ये संबंध सूचक अव्यय नहीं है। लेकिन इसके बाद जो आता है शब्द के और रा, री, रे, इसके बाद आने वाला शब्द जो है वह संबंध दिखलाता है। ये संबंध दिखलाने के लिए का, की, के और रा, री, रे इस शब्द का उपयोग होता है। आपको उदाहरण दिखाती हूँ मैं। तो घर के पास पेड़ था, घर और पेड़, इसका संबंध के पास ये शब्द है, तो पास ये संबंध सूचक अव्यय है। लेकिन मैंने आपको पहचानने के लिए आपको ब्रैकेट में का, की, के, रा, री, रे ऐसे दिया है। अभी पास ये शब्द के पहले के लगा है, तो घर और पेड़, घर एक वस्तु है, पेड़ भी एक है, तो ये पेड़ और घर का संबंध के पास, तो हमें संबंध सूचक अव्यय कौन सा हुआ, पास। के हमारे पहचान के लिए है, तो के पास मैंने आपको अंडरलाइन मैंने डार्क करके बताया है। लेकिन अगर संबंध सूचक अव्यय बताना है तो सिर्फ पास लिखना है, पास ये संबंध सूचक अव्यय है। और आपको ढूंढने के लिए और आसान हो इसलिए मैंने का, की, के और रा, री, रे
इसके बाद आने वाला शब्द जो होता है वो संबंध सूचक होता है। दूसरा वाक्य है, आज राम की बेटी की शादी थी। अभी बेटी किसकी है? राम की है। राम और उसकी बेटी, ये रिलेशन बताया है। कौन से शब्द है वहां पर? की, दूसरी वाली की है, ये पहली वाली की नहीं। पहली वाली की हमें समुच्चय बोधक की होती है, दो वाक्यों को जोड़ने वाली होती है। यहाँ पर राम और बेटी, ये संबंध, राम की बेटी की शादी थी। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, तो राम की बेटी ऐसे हम कहेंगे तो ये संबंध होता है। की के बाद आने वाला तो बेटी, ये संबंध सूचक नहीं होगा, ये आपको संज्ञा ही है। लेकिन एक बताने के लिए मैंने कहा है कि राम की बेटी, का की के बाद आने वाले जो शब्द है कि राम की बेटी होनहार थी, तो होनहार ये विशेषण होगा। तो ये घर के पास पेड़ था, ये सार्थक वाक्य है कि पास, अंदर, घर के अंदर में चला गया, तो अंदर ये है। साधु नदी के किनारे जा रहे थे, या नदी के और जा रहे थे, और एक मात्रा वाला और, ये शब्द होते हैं। चौथा जो है संबंध सूचक के बाद, यानी विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मय, इसका मतलब क्या? आश्चर्य। आश्चर्य, हमारे मन में कुछ चीजें देखकर आश्चर्य होता है, यानी हर चीज देखकर हमारे मन में अलग अलग भाव आते हैं। कभी कभी दुख के भाव आते हैं, कभी आनंद के भाव आते हैं। अलग अलग भाव जिस शब्द से हम व्यक्त करते हैं उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। यहाँ पर देखो परिभाषा क्या लिखी है। जिस शब्द से आश्चर्य, भय यानी डर, आनंद, हर्ष आदि भाव प्रकट होते हैं, जिसका संबंध वाक्य से नहीं होता, उसके पश्चात उद्गारवाचक लगता है, चिन्ह लगता है। यानी वो शब्द इस्तेमाल करने के बाद उद्गार चिन्ह हम लिखते समय इस्तेमाल करते हैं, वो विस्मयादि बोधक अव्यय। यानी हर चीज, यानी आप आ गए, ये आश्चर्य है। बाप रे, ये भय है। आनंद, यानी अगर हमने मैच जीत लिया तो जोर से चिल्लाते वाह करके, तो ये आनंद है। वाह, ये क्या हुआ? विस्मयादि बोधक अव्यय। अभी इसका उदाहरण भी मैंने आपके सामने दिया हुआ है। अरे रे, बहुत बुरा हुआ। ये अरे रे, ये शब्द क्या है? विस्मयादि बोधक, यानी इससे से हमारा दुख प्रकट हो गया, यानी दुख, अरे बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हुआ, ये वाक्य है। अरे रे शब्द से हमारा, यानी जिस शब्द, यानी उद्गार हमारे निकल गए, यानी दुख प्रकट हुआ। ये अरे रे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये अरे रे, ये शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय का है। दूसरा उदाहरण है हमारे सामने, वाह क्या सुंदर नजारा है। ऐसे वाह, ऐसे हम उपयोग में लाते हैं शब्द, जब कहते हैं हमारे मुंह से अचानक ऐसे शब्द निकलते, वाह, अरे बाप रे, ऐसे निकलते हैं, या कुछ लगने के बाद कराहते हैं हम, ये क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय। और उसके बाद लिखते समय हम उद्गारवाचक चिन्ह, जो एक्सक्लेमेटरी डॉट अंग्रेजी में कहते हैं, वो, तो वाह क्या सुंदर नजारा है, अरे रे, ये अरे रे और वाह, ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो इस तरह से हमने सव्यय में चार, कौन कौन से है सव्यय में चार? तो सव्यय में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आते हैं, जिसमें विकार यानी बदलाव होता है, यानी वो सव्यय कहलाते हैं। और अविकारी शब्द यानी अव्यय में समुच्चय बोधक, यानी हम पहले से ले तो क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, ये दोनों जो है अलग अलग है, सव्यय और अव्यय। तो ये हमने आज देखा। अब ये कृति पत्रिका में किस तरह से आता है, किस तरह से पूछा जाता है, मैं आपको बताती हूँ। आपकी कृति पत्रिका होती है, उसमें व्याकरण का विभाग होता है। इस व्याकरण के विभाग में हमें शब्द भेद पहचानो, मैंने शॉर्ट में दिया है, निम्नलिखित शब्दों के शब्द भेद पहचान कर लिखिए, ऐसी सूचना बड़ी होती है, मैंने शॉर्ट में लिखा है शब्द भेद। अब ये शब्द भेद यानी क्या? शब्दों का भेद, तो भेद नहीं लिखना है, वो शब्द कौन सा है, जैसे मैंने सव्यय में आपको बताया है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। लेकिन एक ध्यान रखो, आपको कृति पत्रिका में तीन ही पूछे जाएंगे, क्रिया पूछी नहीं जाती, यानी 2 साल से क्रिया के बारे में सवाल नहीं आता, सिर्फ संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। वाक्य दिया होता है, अभी आपके सामने वाक्य है, वह शांति पूर्वक बात कर रहा था, ये वाक्य दिया है, इसमें से आपको शब्द भेद पहचानना है। अभी वह
वह ये क्या है, सर्वनाम, यानी व्यक्ति के बदले में हमने इस्तेमाल किया है वह, ये सर्वनाम है। वो द्वितीय पुरुष है, प्रथम पुरुष है, उसका भेद क्या है वो लिखना नहीं है। वह ऐसे शब्द लिखना है और उसके आगे सर्वनाम लिखना है। 1 अंक आपको मिलेगा। 1 अंक का नहीं, आधा अंक का होता है। 2 शब्द देते हैं, हर अंक एक के लिए आधा आधा अंक होता है। दूसरा है विद्यार्थी पढ़ाई करेगा। तो इसमें विद्यार्थी ये संज्ञा है, यानी संज्ञा के भेद कौन से हैं वो लिखना नहीं है। विद्यार्थी कहेंगे तो हमारे स्कूल के विद्यार्थी हमें ध्यान में आते हैं। फूल सुंदर है, सुंदर ये क्या है, विशेषण। तो ये मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण कैसे पहचानना है, 3 ही उदाहरण दिया, क्योंकि क्रिया पूछी नहीं जाती। क्रिया हमें पता होना चाहिए, लेकिन परीक्षा में क्रिया का सवाल अब आता नहीं है। शब्द भेद के अंतर्गत आपको सर्वनाम, संज्ञा या विशेषण इसके ही वाक्य आते हैं और वो आपको पहचानना है। यानी 1 अंक तो आपको आराम से मिल सकता है। देखो शब्द भेद में, शब्द भेद यानी सव्यय है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में हमको ध्यान रखना है। वहां पर अव्यय नहीं आएंगे, अव्यय का सवाल अलग होता है। ऐसे निम्नलिखित, अभी यहाँ शब्द की गलती हो गई है, निम्नलिखित शब्द अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। वहां पर अलग शब्द हो गया, अफ्रीका हो गया, लेकिन वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, नहीं टाइप करते समय गलत हो गया। तो निम्नलिखित शब्द अपने वाक्य में प्रयोग की, यानी अव्ययों का ऐसे होना चाहिए, अफ्रीका के बदले अव्यय आना चाहिए। निम्नलिखित अवयव का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर तथा दिया है, जल्दी जल्दी दिया है और बापरे दिया है। आपके सामने 3 शब्द देते हैं और उनमें से कोई भी 2 शब्द का वाक्य में उपयोग करना है और वो वाक्य यानी अव्यय के अनुसार होना चाहिए। मैंने आपको 4 अव्यय बताए थे और ये 4 अव्यय कैसे पहचानने हैं यही बताया था। अब यहाँ पर देखो एक उदाहरण मैंने दिया है तथा का। फूल तथा फल, तथा 2 शब्द या 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, यानी कौन सा है, 2 वाक्यों और 2 शब्दों का जोड़ने का समुच्चय बोधक अव्यय। तो फूल तथा फल भगवान को अर्पित कीजिए, ये वाक्य है। तथा शब्द के लिए मैंने वाक्य कर दिया, कौन सा है, फूल तथा फल, ये 2 शब्दों को मैंने तथा शब्द के साथ जोड़ा है। तो ये ऐसे वाक्य करना है और वाक्य करने के बाद जो शब्द आपने प्रयोग किया है तथा उसे अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन यानी अधोरेखित करना है, या आप बॉक्स कर सकते हैं। आपको शब्द लिखना है और नीचे वाक्य लिखना है और जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है उसे अधोरेखित करना है। दूसरा वाक्य है जल्दी जल्दी का। नानी ने जल्दी जल्दी खाना परोसा। अभी नानी है, नानी ने जल्दी जल्दी खाना परोसा। कैसे परोसा खाना, जल्दी जल्दी। मैंने किससे सवाल पूछा, क्रिया को सवाल पूछा। खाना कैसे परोसा है, जल्दी जल्दी परोसा है। जैसे मैंने वहां उदाहरण दिया था कि गाड़ी धीरे धीरे चलती है, तो धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ऐसे जो शब्द आते हैं, या फिर आज इतवार है, आज शुक्रवार है, ऐसे हम कहते हैं, तो आज का दिन कौन सा है, ये आज वगैरह। क्रिया को सवाल पूछने पर जो शब्द हमें मिलते हैं वो क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताते हैं वो शब्द। तो यहाँ पर खाना कैसे परोसा, तो जल्दी जल्दी। तो कैसे परोसा, जल्दी जल्दी जो आया है वो क्रिया विशेषण अव्यय है। तीसरा हमें है बाप रे। बाप रे, कितना बड़ा सांप, डर गए हम सांप को देखकर, तो हमारे मुंह से क्या निकल गया, बाप रे। तो बाप रे उद्गार निकल गए, तो उद्गारवाचक चिन्ह यानी विस्मय आदि बोधक का चिन्ह, मराठी में उद्गारवाचक कहते हैं, तो विस्मय आदि बोधक का चिन्ह वहां पर डालना है बाप रे के बाद। और कितना बड़ा सांप, ये वाक्य लिखना है, दंड लिखना है। इस तरह से मैंने 3 शब्द, तो क्रिया विशेषण के शब्द आपको कौन से हैं पता होने चाहिए, संबंध सूचक के शब्द कौन से हैं ये भी पता होने चाहिए, समुच्चय बोधक के शब्द, फिर विस्मय आदि बोधक के शब्द कौन कौन से आते हैं और उसका वाक्य में कैसे इस्तेमाल करना है, ये आपको देना है। यानी अव्यय में आपको वाक्य बनाने हैं। पहले दोनों तरीके से पूछा जाता था, वाक्य पूछा जाता था और वाक्य में से अव्यय कौन सा है ऐसे पूछा जाता है। लेकिन अभी यानी 2-3 साल से क्या हुआ, कृति पत्रिका के अंतर्गत आपको अव्यय के सिर्फ शब्द देते हैं और आपको वाक्य बनाने होते हैं। और शब्द भेद
यानी जहां सव्यय है उस सव्यय में आपको वाक्य देते हैं और वाक्य के अंदर कौन सा शब्द यानी कौन सा सव्यय है यह आपको बताना होता है। इस तरह से आज हमने फिर से 5वीं से लेकर आज अभी हम 9वीं में है, इसमें यानी सव्यय और अव्यय की पढ़ाई फिर से की है। यह आपको यानी अभी समझ में आया है, फिर से आपको दोहराना होगा, तो आप अच्छी तरह से ये फिर से YouTube पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हमने सव्यय और अव्यय पढ़ा और सव्यय और अव्यय पढ़ने के बाद आपने अच्छी तरह से सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद। और ये वापस वापस देखना है अगर आपको, तो आपको क्या करना है, आपका जो चैनल है अपना महानगर पालिका का माध्यमिक शिक्षण विभाग मुंबई पब्लिक स्कूल, अभी 10वीं के लिए भी है, यानी कौन कौन सा यानी कैसे राज्य स्तरीय तासिका हमें देखनी है, तो ये यानी यूट्यूब चैनल है और हमें डायरेक्ट ज्वाइन करना है तो हमें HTTPS दिया हुआ है। 10वीं के लिए भी और 9वीं के लिए भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे 10वीं दिया है लेकिन वो 9वीं का है। और ये यूट्यूब पर यानी जाकर आप BMC EDU मराठी स्टैंडर्ड 9 और BMC EDU मराठी स्टैंडर्ड 10 ये नाम सर्च करके सब्सक्राइब करके अपने अपने को जो सब्जेक्ट चाहिए विषय चाहिए उसका हम देख सकते हैं। आज की तासिका भी हम देख सकते हैं, फिर से दोहरा सकते हैं। इसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, अपने मित्रों को बताइए, आपके आसपास जो आपके 9th में पढ़ रहे हैं, दूसरे पाठशाला में पढ़ रहे हैं, उनको भी बताइए और अपने रिश्तेदारों को भी बताइए और अपना चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से आपने अच्छी तरह से पढ़ा, शांतिपूर्वक पढ़ा, यानी अच्छी तरह से सुना, इसके लिए धन्यवाद।